गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, बाजार की विशेषताएं एवं उनके प्रकार। अब जब हम लोग बाजार की विशेषताएं और उनके प्रकार पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि बाजार किसे कहते हैं, बाजार कितने तरह के होते हैं और बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम लोग देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि बाजार दो तरह के होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलवेज ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको VVI करके रख लें ताकि आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें। हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता होती है क्रेता तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। 1 नंबर में होता है क्रेता तथा विक्रेताओं की अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता की अत्यधिक संख्या। ठीक है, सबसे पहला नंबर में आ जाता है क्रेता तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को अत्यधिक संख्या में होना चाहिए। ऐसे बाजार में कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक क्रेता अथवा विक्रेता ही वही स्थिति होती है जब समुद्र में एक बूंद पानी की स्थिति हो। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में दिया हुआ मूल्य स्वीकार करना पड़ता है। परंतु मैं ये भी बता देती हूँ कि हमने पहले भी जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपको पढ़ाया था तो हमने बता दिया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति ऐसी होती है जैसे समुद्र में एक बूंद पानी, मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का कोई भी वैल्यू नहीं होता। वो लोग किसी भी प्रयास के द्वारा किसी भी वस्तु के मूल्य को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, बल्कि बाजार में जो मूल्य दिया रहता है उनको उन्हीं मूल्य पर कार्य करना पड़ता है। परंतु अभी के वक्त में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए, वस्तु की एक रूपता। ठीक है, दूसरा नंबर में है वस्तु की एक रूपता। वस्तु की एक रूपता के अंतर्गत आता है कि वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादकों की वस्तुएं वजन रूप गुण में समान होनी चाहिए। वस्तुओं में एक रूपता होने से ही सारे बाजार में उनका एक ही मूल्य होगा। सही बात है, अगर किसी वस्तु में एक रूपता होगी मतलब उनका वजन भी वही होगा, रूप भी वही होगा और गुण भी वही होगा, तभी उसका मूल्य एक समान हो सकता है। परंतु वस्तु की पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी उत्पाद सभी वस्तुएं एक ही जैसी हो और उनके वजन मूल्य रंग रूप किसी भी चीज में कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है 3rd नंबर में लिखिएगा, 2 हो गया था ना, 3rd नंबर में लिखिए। तीसरा नंबर है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। 3rd नंबर में है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा अधिगमन। स्वतंत्र प्रवेश तथा अधिगमन। ठीक है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा अधिग्रहण
अधिग्रहण। चलिए देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी उद्योग में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर किसी प्रकार का प्रबंध नहीं होना चाहिए। यदि उद्योग में मुनाफा होता है तो फर्म उसमें प्रवेश करते हैं, और यदि घाटा होने पर कुछ फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं। मतलब फर्म का आना या जाना के लिए इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी उद्योग में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि उद्योग में मुनाफा होता है तो फर्म उसमें प्रवेश करते हैं, मतलब उसी में रहते हैं। यदि घाटा हो जाता है तो फर्म वहां से चले जाते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। 4 नंबर है बाजार का पूर्ण ज्ञान। 4 नंबर में आप देखते हैं बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्रेताओं को यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कौन वस्तु किस स्थान पर और किस मूल्य पर बिक रही है। उसी प्रकार विक्रेताओं को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी वस्तु के लिए क्रेता अधिक से अधिक कितना मूल्य देने को तैयार है। ऐसा होने से पूरे बाजार में वस्तु के मूल्य में समानता रहेगी। ठीक है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना तो क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को जरूरी है, क्योंकि क्रेताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ पे मिल रही है और कितने मूल्य पर बिक रही है। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये वस्तु कम मूल्य पर बिक रही है और कहीं अधिक मूल्य पर। ठीक है। तो ये ज्ञान होना चाहिए क्रेताओं को, और विक्रेताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु की डिमांड कितनी है और उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साधनों की पूर्ण गतिशीलता। 5 नंबर में आता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। ठीक है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता के अंतर्गत आता है उत्पादन के साधन पूर्ण रूपेण गतिशील होने चाहिए। उनकी गतिशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील रहेंगे तो वे वैसे कामों में लगाए जाएंगे जिसमें उनको अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। ठीक है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा उत्पादन के साधन पूर्ण रूपेण गतिशील होने चाहिए। उनकी गतिशीलता पर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यदि उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील रहेंगे तो वे वैसे कामों में लगाए जाएंगे जिसमें उसको अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। ठीक है ना। इसके लिए 2 चित्र है, तो वो आपको मैं बना के बता दे रही हूँ, उसको आप बना लीजिएगा। साधनों की गतिशीलता के नीचे लिखने के बाद आप उस चित्र को बनाइएगा। इस तरह से एक चित्र लिया गया है। एक्स ये वाई है और ये एक्स है। ये हो ओ ऑरिजिन। ये ओ ऑरिजिन हमेशा ओ ही रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पे इंडस्ट्री है मान लीजिए, और एक फर्म के लिए डायग्राम बनाया गया है। ठीक है। हमको दोनों लेके चलना है एक साथ, एक इंडस्ट्री और एक फर्म, हमें दोनों दिखाना है। ये वाई है, ये एक्स है और ये है ओ ऑरिजिन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक मूल्य का जो लाइन है वो इंडस्ट्री से फर्म के अंदर में प्रवेश कर जाता है। इंडस्ट्री से फर्म के अंदर प्रवेश करने के बाद ये इंडस्ट्री और फर्म का जो प्राइस है वो सेम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन होता है ये डीडी कर्व होता है, और ये जो लाइन होता है ये एस एस कर्व होता है। इसको हम लोग डी कर्व लिखते हैं और इसको एस एस लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बताते हैं ये जो है ये प्राइस है, ये भी प्राइस है। ये होता है फर्म, ये होता है इंडस्ट्री। ठीक है।
ये फर्म हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया, और ये दोनों जो लाइन है फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे को काट रही है। आप इस फिगर को बना लीजिए। इस फिगर को बनाने के लिए आज इतना ही, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।